नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे और देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा में एसआईआर का आज जारी होने वाला है ड्राफ्ट। 30 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज होंगी, 28 सितंबर तक आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा। 3 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट और ये काफी अहम जानकारी है। हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट आज जारी होगा। ये फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट होगी, यानी अब वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया अपने अहम चरण पर पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद आम नागरिक अपने नाम, पता, एड्रेस, नेम और कई और विवरणों में किसी भी तरह की गलती को लेकर आपत्ति या फिर दावा दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियां और दावे दर्ज कराने का मौका मिलेगा और इस दौरान अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया है, गलत दर्ज हुआ है या किसी तरह की त्रुटि है तो उसे सुधारने का अवसर रहेगा। इसके बाद चुनाव आयोग सभी दावों और आपत्तियों की जांच करेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 सितंबर यानी कि 28 सितंबर तक सभी आपत्तियों और दावों का निस्तारण किया जाएगा। यानी हर शिकायत और आवेदन की जांच के बाद जरूरी संशोधन, जरूरी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ताकि अंतिम मतदाता सूची जो फाइनल वोटर लिस्ट होगी वो पूरी तरह सटीक और पारदर्शी हो। टीवी स्क्रीन पर डिटेल। प्रक्रिया का आधार बनेगी और इसी के आधार पर मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आज जारी होने वाला ये ड्राफ्ट सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर मतदाता के लिए अपने अधिकार को सुनिश्चित करने का एक अहम मौका देगा। अगर आपका नाम, पता या अन्य जानकारी में कोई भी त्रुटि है तो तय समय सीमा के भीतर उसे ठीक कराना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, क्योंकि हरियाणा की चुनावी तस्वीर तय करने की दिशा में आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होने वाली है। टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आपके सामने, ये सभी डिटेल्स। ड्राफ्ट प्रकाशन 31 जुलाई को हो रहा है। आपत्तियां दर्ज होंगी 31 जुलाई से 30 अगस्त तक। आपत्तियों का निस्तारण होगा 31 जुलाई से 28 सितंबर तक। अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी होने जा रही है। ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में एसआईआर को लेकर ये टाइमलाइन जो है, इसको लेकर ये जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दी जा रही है। तो एसआईआर के बाद 31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची। आज वो दिन है जब ड्राफ्ट सूची जारी होनी है। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम कटने पर अभी आपत्ति जो है दर्ज कराई जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि अब 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। यदि किसी मतदाता का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली सूची यानी कि ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम पुनः दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद अंतिम सूची में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी पूजा शर्मा फरीदाबाद से, उनसे करेंगे बात। पूजा जी, जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है काफी तेजी से चलता आ रहा था, अब बिल्कुल ही पीक पर ये पूरा प्रोसेस पहुंच चुका है। आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है, कैसे देख रहे हैं पूरे इस प्रोसेस को और क्या एग्जीक्यूशन इसका रहा? बिल्कुल, देखिए लिच्छवी, जिस तरह से एसआईआर को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम करने में जुटा हुआ था। बीएलओ की बात करें, स्वयंसेवी संस्थाएं भी उनका सहयोग कर रही थी। यानी सभी ये चाह रहे थे कि जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण का जो कार्य है वो पूरी पारदर्शिता के साथ रहे।
हालांकि शुरुआत में अगर कहें कि जो लोगों से अपेक्षित सहयोग था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी लोगों को इसका महत्व भी पता लगा, क्योंकि लगातार इस मामले में सरकार द्वारा भी जागरूक किया जा रहा था लोगों को और प्रशासन द्वारा भी जागरूक किया जा रहा था, जनप्रतिनिधि भी जागरूक कर रहे थे। तो ऐसे में जब अंतिम तिथि आई तो लोगों द्वारा जो फॉर्म थे वो वापस करने की संख्या बहुत अधिक थी। तो अब जो है फाइनल स्टेज पर हम आ गए हैं, जहां ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो भी दावे और आपत्तियां हैं वो दर्ज कराए जा सकेंगे और उसके बाद की प्रक्रिया होगी उन दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने की। फरीदाबाद की अगर लिस्ट में मैं बात करूं तो प्रशासन ने लगभग 80% फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। हालांकि अगर कुछ समय पहले तक की बात करूं तो लगभग 45% फॉर्म थे जो वापस आए थे, लेकिन अंत समय में इसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह से इस बार धरातल पर बीएलओ घर घर जाकर, बल्कि एक दिन में अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो 3-3 बार उसके घर के चक्कर लगाकर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगाए हुए था, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अब लोगों को इस बात को लेकर जागरूक होने की जरूरत है कि वो इस मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है उसमें ये जरूर सुनिश्चित करें कि उनका नाम उस सूची में है या नहीं है। अगर है तो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, और अगर कोई त्रुटि है तो उसको हल्के में ना लें, अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि जो फाइनल मतदाता सूची तैयार हो उसमें किसी भी तरह की एरर की कोई गुंजाइश ना रहे लिस्ट में। तो पूजा, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है कहाँ पर देखी जा सकती है? जनता यहाँ पर ये ड्राफ्ट लिस्ट को कहाँ पर देखेगी, कितने बजे देख सकती है, और उसके बाद किन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए प्रशासन द्वारा जो है वो एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। ठीक है पूजा, मैं आपके पास लौटूंगी। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साक्षी से भी करेंगे बात। साक्षी, यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होने वाली है, जनता को जानने की जरूरत है कि क्या चीजें आज वो ध्यान में रखेंगे ताकि जो फाइनल लिस्ट है उसमें कोई गलती ना हो। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एसआईआर का प्रथम चरण जो है वो हरियाणा में अब संपन्न हो चुका है और अब आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन का दिन है। अब तक जितने भी लोगों ने हरियाणा में 2,06,00,000 के लगभग जो मतदाता है उन सभी के घर एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओस के द्वारा देने का प्रयास किया गया। इनमें से 34 लाख लोग ऐसे थे जिनका जो या तो मृत पाए गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनके वोट्स डुप्लीकेट थे। ऐसे में 13 लाख लोगों की ऐसी संख्या है जो निकल कर आई है, जो लोग शिफ्ट किए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं। तो ऐसे में अब दावे आपत्ति का जो फेज है उसका शुरुआत किया जाएगा। 1 माह तक लोग अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस जो है आज प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट के एवज में कर सकते हैं। आज जो ड्राफ्ट है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज के लिए अतिरिक्त 1500 कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है, ताकि हर किसी को कोई ना कोई अधिकारी जो है वो अटेंड कर पाए, हर किसी के क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है वो सॉल्व हो पाए। ऐसे में जो ड्राफ्ट है, जिस तरह आप अभी पूछ रहे थे, ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर और इसी के साथ साथ सभी जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस है, कॉर्पोरेशन के ऑफिस है, ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं बूथ पर, सभी जगह ये जो ड्राफ्ट्स हैं ये वहां पर चस्पा किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे। और ऐसे में लोग यहाँ पहुंचकर देख सकते हैं कि उनका नाम उनकी सूची में आया है या नहीं आया है। जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट किए हैं उनका नाम इस ड्राफ्ट में, इस सूची में जरूर होगा। लेकिन ऐसे लोग जो वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म अपने बीएलओ तक साइन वापस नहीं पहुंचाया है, उन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अगर किसी का वोट जो है वो वहां से शिफ्ट हो गया है या फिर एड्रेस वहां से शिफ्ट हो गया है, तो अब 3 फॉर्म्स हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। इन तीनों फॉर्म्स के जरिए किसी भी तरह का जो मैनिपुलेशन है वो किया जा सकता है। अगर किसी को अपना नया वोट बनवाना है तो उसे फॉर्म नंबर 6 भरना होगा, अगर वो दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट हो गए हैं तो। वहीं इसी के साथ साथ फॉर्म नंबर 7 उस स्थिति में भरा जाएगा जब आपको अपना खुद का वोट कटवाना है या फिर आपको किसी और दूसरे के वोट पर डाउट है, उसकी कंप्लेंट आप फॉर्म नंबर 7 भरकर कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ फॉर्म नंबर 8 उस स्थिति में भरा जाएगा जब आपकी नाम की, क्योंकि अभी जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्री फिल्ड दिए गए थे उसमें वही इंफॉर्मेशन थी जो पहले आपके वोटर आईडी कार्ड पर है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है या आपने एड्रेस में कुछ और ऐड करना है, अपना सरनेम चेंज करना है, इस तरह की कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं अपने डिटेल्स में, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। और ये फॉर्म जो है वो बीएलओ एक बार फिर से घर घर जाकर भी देंगे, ऑनलाइन भी इन फॉर्म्स को भरा जा सकता है। और ऐसे में जब आपका
क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फॉर्म आएगा तो आपको बकायदा बुलाया जाएगा और अधिकारी आपके क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को अटेंड करेंगे और इसके बाद आपकी सुनवाई के बाद जो भी जरूरी चेंजेस हैं, जो भी रिक्वायर्ड है और जो वैलिड है वो किए जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 34 लाख मतदाता हरियाणा में ऐसे रहने वाले हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं, क्योंकि 34 लाख ऐसे एन्यूमरेशन फॉर्म्स थे जो या तो वापस नहीं आए या उस एड्रेस पर लोग नहीं मिले। ये बहुत बड़ी संख्या है, 2 करोड़ 6 लाख जहां मतदाता है उसमें से 34 लाख नाम जो है वो कट सकते हैं। वही इसमें से 13 लाख नाम जो है लगभग 12-13 लाख वो वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग वाले ऐसे लोग हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स जिन पर शिफ्टिंग दिखाया गया है बीएलओस के द्वारा, वो लगभग 13 लाख ऐसे फॉर्म्स हैं। तो अगर आप क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के फेज में वो फॉर्म 6 भरकर, फॉर्म 8 भरकर अगर अपना नया वोट भरवाते हैं या अपना एड्रेस चेंज करवाते हैं तो ऐसे में ये 13 लाख मतदाता वापस भी आ सकते हैं। इसको लेकर भी बीएलओस के द्वारा नोटिस जो है, जिन जिन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं उन्हें दोबारा से नोटिस भी दिए जाएंगे और ऐसे में अब ये वाला फेज मिस नहीं करना है। 1 माह तक ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो है वो भरे जा सकते हैं और उसके बाद इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को सेटल किया जाएगा और उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो अक्टूबर के माह में पब्लिश किया जाएगा। एक फाइनल रिवाइज सूची जो हरियाणा के वोटर्स की है वो पब्लिश की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 20,000 से ज्यादा जो बीएलओस हैं, बूथ लेवल अधिकारी हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 1500 अतिरिक्त कर्मचारी भी इस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा हायर किए गए हैं। वहीं इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लगभग 235 नए बूथ भी बनाए गए हैं, ऐसे बूथ जहां पर 1200 से ज्यादा वोटर्स थे, 1200 से ज्यादा मतदाता थे, वहां पर नए बूथ जो है वो भी बनाए गए हैं। रेशनलाइजेशन जो है वो भी किया गया है। 6 जिलों में 235 के लगभग बूथ जो है वो बढ़ाए भी गए हैं। ऐसे में बीएलओ की संख्या जो है वो भी अब वहां पर बढ़ गई है और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बीएलए जो है, बूथ लेवल एजेंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ने साथ रखे हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नियुक्त किए गए, ताकि पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर किया जा सके। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस चंडीगढ़ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ए श्रीवास, उनकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग भी है। ये जो ड्राफ्ट है इस मीटिंग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि उन्हें भी इस पर कोई दावे और आपत्ति है, अगर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जा सकता है। तो आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी पहुंचेंगे। लगभग 11 बजे इस मीटिंग का समय रखा गया है, जहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन सभी के साथ बैठक करेंगे और अब तक हुई एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में जानकारी देंगे और आगे के जो फेजेस आने हैं उसके संबंध में भी सभी को गाइड करेंगे। जी, तो आपने ये सारी डिटेल्स साक्षी क्योंकि बता दी हैं, तो देखिए जब एसआईआर का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हुआ था तो जनता में काफी ज्यादा अनअवेयरनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन अब क्योंकि प्रोसेस अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, पीक पर पहुंच चुका है, पहली ड्राफ्ट लिस्ट अब आज जारी होने वाली है, तो क्या अभी भी ऐसा लग रहा है आपको ग्राउंड पे भी कि कुछ ना कुछ अनअवेयरनेस है, कुछ ऐसा है कि जनता जान नहीं पा रही है या प्रोसेस उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? त्रुटि बताने में और कोई दिक्कत बताने में, कोई कंप्लेंट बताने में अभी भी मुश्किल हो सकती है जनता को? जी देखिए, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, क्योंकि पहले भी जो फॉर्म्स दिए गए उन्हें फिल नहीं करना था, वो प्री फिल्ड फॉर्म्स थे जो कि लोगों को दिए गए थे। उन्हें सिर्फ अपनी डिटेल्स चेक करके अपने जो सिग्नेचर है वो करके उसे बीएलओस को वापस देना था। और ऐसे में 3-3 बार बीएलओस जो है उन्हें वो अपने जो भी वोटर्स हैं उनके घर पर जा रहे हैं, बीएलओस पूरा सहयोग कर रहे हैं, फोन कॉल्स पर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 3-3 बार लोगों के घर जा रहे हैं। और अगर बीएलओस से आप नहीं मिल पाते हैं तो बीएलएस भी है, बूथ लेवल एजेंट्स भी हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आईएनएलडी ने, सभी जो हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने अपने अपने बीएलए, बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति की है, तो बीएलएस भी इस प्रक्रिया में उनकी मदद कर सकते हैं। वही बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। वही आने वाली जो प्रक्रिया है इसमें भी बूथ लेवल एजेंट्स और बीएलओ जो है वो घर घर जाकर लोगों को पूछेंगे, और स्पेशली ये जो 34 लाख लोग हैं जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं आए, क्योंकि जिनके आ गए हैं उनका नाम तो इस ड्राफ्ट सूची में शामिल होगा, लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उन्हें एक और मौका दिया जाएगा कि वो किसी तरह से किसी फॉर्म के जरिए, अगर वो शिफ्ट हो गए हैं तो फॉर्म 6 भर ले, अगर कुछ एड्रेस में चेंजेस करने हैं तो फॉर्म 8 भर ले। तो इन फॉर्म्स के भरने के जरिए एक बार फिर से वो अपना नाम जो है उन्हें एक और मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जो फाइनल ड्राफ्ट सूची है, जो मतदाता सूची है, उसमें अपना नाम शामिल कर पाए। और ये टाइमलाइन भी आपने बता दी दर्शकों को, हम लोग ये ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी वो 3 अक्टूबर को आने वाली है। 3 अक्टूबर तक बेसिकली जितनी भी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, जितनी भी एडिटिंग होनी चाहिए और जितनी भी त्रुटियों को हटाने का प्रोसेस है वो 3 अक्टूबर तक जो है एक तरीके से फाइनल लिस्ट आ जाएगी। लेकिन साक्षी, अगर आपको याद हो, जब एसआईआर प्रोसेस का बस मुद्दा उठा ही था तब पॉलिटिकल पार्टीज में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, काफी ज्यादा विवाद यहाँ पर चलने लगा था कि पता नहीं कौन से गढ़ के वोटर्स कट जाएंगे, कौन से नाम वैसे कट जाएंगे, पता नहीं कौन सी पार्टी
पार्टी को इसका फायदा होगा ग्राउंड लेवल पर। अब क्योंकि प्रोसीजर बिल्कुल ही एक फॉर्मल तरीके से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई पॉलिटिकल एंगल अभी भी निकल कर सामने आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके नेताओं के द्वारा इस एसआईआर की प्रोसेस पर कई सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का हवाला देकर, बिहार का हवाला देकर कि वहां पर इतने लाख वोट जो है वो काटे गए, वही उनका ये कहना है कि हरियाणा में भी जातिगत आधार पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से एसआईआर जो है ये किया जा रहा है, और इसमें वोट्स जो है वो जातिगत आधार पर या किसी और अन्य आधार पर इन वोट्स को काटा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लीडर अशोक अरोड़ा की बात करें, जिससे पिटवार की बात करें, बहुत सारे एमएलए से हमने बातचीत की है पर्सनली जाकर भी, जी। उन सभी ने कहा है कि एसआईआर की जो प्रोसेस है इसे दोबारा से मॉनिटर किया जाना चाहिए। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, 2 करोड़ 6 लाख यहाँ पर मतदाता है, और 2 करोड़ मतदाताओं में से 34 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है। 34 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने, ये इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रोसेस को रिकंसिडर किया जाना चाहिए, और क्यों काटे गए इन एक एक वोट का जो रीजन है वो जरूर स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन खासतौर से जो है वो इस एसआईआर की प्रक्रिया से फिलहाल हरियाणा में संतुष्ट है। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया इस पूरी एनालिसिस के लिए, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर पूजा लगातार बनी हुई है, उनसे भी करेंगे बात। पूजा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जनता को किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स, ऐसी कौन सी डिटेल्स हैं जो एकदम से बारीकी से चेक करेंगे ताकि 3 अक्टूबर की फाइनल लिस्ट से पहले यहाँ पर कुछ भी गलती ना बचे, कुछ भी अमेंडमेंट के लिए ना बचे? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मतदाता का नाम है, उसका पता है, उसकी जो डिटेल्स है, चाहे उनके पिता का नाम है, पति का नाम है, इसके अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो उनको जांचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी सरकारी दस्तावेज में नाम जो है सरनेम पूरा लिखा हुआ है, और किसी में मतदाता सूची में अगर वो सरनेम आता है, तो कई बार जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात आती है, तो जो मतदाता का जो पहचान पत्र होता है, वोटर कार्ड होता है, अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसे उस सरकारी योजना का लाभ लेने में मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे में अगर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और बाद में सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जो आज ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा उस ड्राफ्ट में अपनी एक एक डिटेल, एक एक स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल बारीकी से चेक करें, और अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको तुरंत दावे जो है और आपत्तियां उसको पेश की जाए, ताकि और उसके संबंधित जो फॉर्म है उसको भरकर दिया जाए, ताकि जो उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि को दूर किया जाए। लोगों को इस मामले में लापरवाही बरतना बिल्कुल लिचवी महंगा पड़ सकता है, उनके लिए परेशानी आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि बहुत समय सरकार दे रही है ताकि मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण का समय है जो वो बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हुए लोग इस सूची को पूरी पारदर्शी तरीके से देखें। और जिस तरह से लगातार इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है, अब अगर लोग इसमें आगे आकर जो सरकार की गाइडलाइंस है उन पर नहीं चलते हैं, तो इसे निश्चित तौर पर लापरवाही कह सकते हैं लिचमी। ठीक है पूजा, लौटूंगी आपके पास। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। अमित, अभी बात कर रहे थे हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स से भी, पूजा जी से भी बात कर रहे थे, एक बात साफ है कि एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो 34 लाख वोटर्स के कटने का है। इसका जो असर है वो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप बता सकें तो क्या देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा नंबर, जैसा कि आपने बताया 34 लाख का ये फिगर है, लेकिन सबसे बड़ा जो असर है जो औद्योगिक क्षेत्र या ऐसे शहर हैं जहां पर लोग बाहर से आकर बसे, वो नंबर्स में फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक हब है, तमाम कंपनीज हैं, तो लोग जो प्रवासी लोग हैं वो आकर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, और वो एक के बाद एक उनके वोट राजनीतिक फायदे के लिए लोगों ने बनवाए और उनका यूज किया। लेकिन जो एसआईआर किया जा रहा है ये बेहद एक, क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा सकते हैं जब तक आप एसआईआर नहीं समझेंगे। यदि एसआईआर जो समझने वाले लोगों को कतई आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि एसआईआर ठीक से होता है तो एक मतदाता जो सूची तैयार होगी पूरी तरह से उसका शुद्धिकरण के साथ तैयार होगी, और जो एक मतदान होगा और जो एक सरकार का चुनाव होगा, वो छोटी बड़ी कोई भी सरकार हो, एक कहीं ना कहीं निष्पक्ष कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसे हजारों लाखों संख्या में, जैसे 34 लाख है, रेवाड़ी में भी करीब 90,000 ऐसे लोग हैं,
जी फरीदाबाद गुड़गांव एक ये बड़ा आंकड़ा इस वजह से है कि सभी लोगों के 2 जगह वोट थे। रेवाड़ी की बात करें तो क्योंकि बावल एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, 2000 कंपनीज है और यहाँ सालों साल कई लोग रहते आए, तमाम लोगों की वोट भी बनी, लेकिन उनकी दोनों जगह वोट थी, वो यूपी हो, बिहार हो, तमाम ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो जहां से लोग आते हैं और नौकरी करते हैं दूसरे स्टेट्स में। तो अब जब उनकी एसआईआर हुआ तो उनके नाम 2 जगह पाए गए, तो कुछ लोगों ने, क्योंकि उनको अपने स्टेट्स में नाम रखने, तो अप्लाई ही नहीं किया। तो ऐसे वाजिब सवाल थे, जो तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगे थे कि एसआईआर में गड़बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे वो लोग हैं, या तो क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी इसमें एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि कभी भी हमने देखा था कि उनके नाम नहीं काटे जाते थे, उनके नाम पर वोट तक पड़ जाते थे। जब हम ग्राउंड में जाते थे इस तरह की तमाम शिकायतें हमने लोगों को बताते भी थे। लेकिन अब एक तो बड़ा आंकड़ा वो इसमें डिलीट होना है, जो लोग मृत हो चुके हैं उनकी वोटर लिस्ट है वो बाहर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से लोग आकर रहते हैं, अब उनके वोट 2 जगह नहीं रह पाएंगे, वो हरियाणा हो या फिर दूसरा स्टेट हो, उनका वोट एक जगह ही रहेगा। उसी के चलते वो लोग अप्लाई नहीं करने आ रहे। गुरुग्राम में एक बड़ा आंकड़ा है, इसमें समझा सकते, गुरुग्राम में लाखों की संख्या में बाहर से लोग आकर रहते हैं। वहां पर लोगों ने अपने वोट गुरुग्राम में भी बनवाए, बाहर दूसरी जगह बनवाए, लेकिन अब वोट एक ही जगह रखना, कि एसआईआर में आपको एसआईआर 20 साल पुराना अपना रिकॉर्ड देना होता है। ऐसे में जो लोगों को एक जगह वोट रखना है, शायद उन्होंने अप्लाई नहीं किया, बावजूद इसके फिर भी जो चुनाव आयोग है एक आपको मौका देगा, क्योंकि आप ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको 1 महीना मिलेगा, आप अपने दावे आपत्तियां दे सकते हैं और अपना नाम ऐड भी करा सकते हैं। ऐसे में तमाम कोशिश है कि कोई भी जो मतदाता है, जिसका जो वहीं पे रहने वाला है और अपना मतदान वोटर एक जगह रखना चाहता है, उसको पूरा अवसर चुनाव आयोग की ओर से दिया जा रहा है। करीब 1 महीना ये पूरा प्रोसेस चलेगा, तमाम दावे आपत्तियां सुनी जाएगी। मकसद वही है कि पूरी तरह से जो प्योर मतदाता सूची है, एक शुद्ध मतदाता सूची वो तैयार हो सके, और उसी दिशा में एक कदम लगातार काम किया जा रहा है। जी ठीक है, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया। पूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी एनालिसिस के लिए। तो आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि हरियाणा में हुआ, उस प्रोसीजर का ड्राफ्ट लिस्ट आने वाला है। सभी को ध्यान देने की जरूरत है, कोई त्रुटि ना रहे, कोई गलती ना रहे और अमेंडमेंट जो है वो वक्त पर हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हर बिग ब्रेकिंग के लिए आप देखते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।